हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने बात की थी परिभाषा शारीर के बारे में। तो परिभाषा शारीर में हमने एक चैप्टर शुरू किया था जहां हमने सिवनी के बारे में पढ़ा, संघात के बारे में पढ़ा और सीमंत के बारे में पढ़ा था। तो चलिए आज शुरू करते हैं। हम आज बात करते हैं कंडरा के बारे में, ठीक है। तो अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सीधा शॉर्ट नोट्स में पूछेगा कि कंडरा क्या है, शॉर्ट नोट्स ऐसा दे देगा कंडरा। तो आपको क्या लिखना है, तो सबसे पहले हम उसके आयुर्वेद के बारे में बात करते हैं। तो अगर आपको शॉर्ट नोट्स में कंडरा लिखा हुआ आता है, क्वेश्चन आता है, तो आपको कहाँ से शुरू करना है, आपको सीधा उसकी परिभाषा लिखनी है कि महत्य, महत्य यानी कि महती, महती यानी कि बड़ा, स्नायवः स्नायु, बड़ी स्नायु को प्रोक्ता कहा गया है, क्या कंडरा कहा गया, और कंडरा कितनी है, 16 है। तो आपको यहाँ से कंडरा की संख्या मिल गई 16। हम कैसे याद रखे थे, JNK जाल और कंडरा कितनी है, 16। तो कंडरा कितनी हो गई, 16। अगर आपको श्लोक याद हो तो वेल एंड गुड। महत्य स्नायवः प्रोक्ता, बड़ी, महत्य यानी कि बड़ी, स्नायवः स्नायु को क्या कहा गया है, कंडरा कहा गया है, ठीक है। तो जो स्नायु मतलब आप कोरिलेट कर सकते हैं लिगामेंट से, तो जो बड़ी लिगामेंट है उसे हम क्या कह सकते हैं, कंडरा कह सकते हैं। इसका मतलब हम बात किसके बारे में बात कर रहे हैं, टेंडोन के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब आप इस कंडरा की तुलना किससे कर सकते हैं, टेंडोन से कर सकते हैं। टेंडोन कैसा है, तो जो टेंडोन है नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, और कैसा है, कॉर्ड लाइक, किसका पार्ट है, मसल्स का। तो व्हाट इज टेंडोन, तो जो टेंडोन इज द नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल एंड कॉर्ड लाइक पार्ट ऑफ द मसल। तो जब मसल्स का एक हिस्सा नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल हो जाएगा, कॉर्ड एक थिक रस्सी के जैसा, कॉर्ड के जैसा कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, आपका टेंडोन कहलाएगा। तो यही जो टेंडोन है जब वो फ्लैट हो जाता है तो वो एपोनेुरोसिस कहलाता है, ठीक है। तो हम पढ़ क्या रहे हैं, कंडरा। कंडरा की तुलना किससे कर सकते हैं, टेंडोन से कर सकते हैं। व्हाट इज टेंडोन, टेंडोन इज अ नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल कॉर्ड लाइक पार्ट ऑफ द मसल। तो उसी को कह रहा है कि जो महत्य स्नायवः, स्नायु की तुलना आप किससे कर सकते हैं, लिगामेंट से कर सकते हैं। तो जो बड़ी लिगामेंट है उसे ही क्या कहा गया है, कंडरा कहा गया। अगर मैं इसे इस तरीके से ट्रांसलेट करने का ट्राई करूँ तो आयुर्वेद क्या कहता है, भाव प्रकाश क्या कहते हैं, महत्य स्नायवः प्रोक्ता कंडरा। कंडरा किसे कहा गया है, बड़ी स्नायु को कंडरा कहा गया है। और कंडरा की संख्या कितनी है, 16, मतलब 16 है, ठीक है। ये हो गया भाव प्रकाश का। तो श्रुत क्या कहते हैं, वृत्तास्तु कंडरा। तो यहाँ पर स्नायु शब्द छुपा हुआ है। तो स्नायु के प्रकार हम पढ़ेंगे, प्रधानवती स्नायु है, पृथु है, सुशिर है, और आपका वृत्त स्नायु है। तो जो वृत्त स्नायु है उसे क्या कहा गया है, कंडरा कहा गया। ये हो गई सुश्रुत की परिभाषा, ठीक है। कि वृत्तास्तु कंडरा, यहाँ पर आप डालेंगे कंडरा की परिभाषा, ये हेडिंग हो जाएगी इसकी पहली हेडिंग, परिभाषा, डेफिनेशन, जहाँ आपको 2 श्लोक लिखना है। महत्य स्नायवः प्रोक्ता कंडरास्तु षोडशः, महत्य स्नायवः प्रोक्ता कंडरास्तु षोडशः, भाव प्रकाश, ठीक है। बड़ी स्नायु को कंडरा कहा गया, कंडरा की संख्या 16 है। दूसरा क्या देखते हैं, सुश्रुत क्या कहते हैं, वृत्तास्तु कंडरा। जो स्नायु अगर वृत्त हो जाएगी तो वो क्या कहलाएगी, कंडरा कहलाएगी। फिर उसकी व्याख्या करते हुए आगे सुश्रुत, आचार्य सुश्रुत लिखते हैं कि ये जो वृत्त स्नायु जिसे कंडरा कही गई है, ये संधियों में और शाखाओं में पाई जाती है, और उसमें किसको, जिस संधि में जुड़ी हुई है उसका संकोच या विस्तार करती है। इसका मतलब मूवमेंट उसको प्रोवाइड करेगी। तो डेफिनेटली ये क्या होगा, आपका टेंडोन ही होगा, ठीक है। सुश्रुत क्या कहते हैं, वृत्तास्तु कंडरा। आपकी कंडरा के हम स्नायु जब पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि प्रधानवती स्नायु है, पृथु है, सुशिर है, और वृत्त स्नायु है। तो जो वृत्त स्नायु कहने का मतलब जो कॉर्ड लाइक है, थिक स्ट्रक्चर है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका कंडरा कहलाएगा। तो इसकी परिभाषा में मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि महर्षि सुश्रुत के अनुसार वृत्त स्नायु को कंडरा कहा गया है, जो मुख्य रूप से शाखा और संधियों में पाई जाती है, एवं उन शाखाओं, संधि या अंगों के संकोच या विस्तार, उसे कॉन्ट्रैक्ट करने और रिलैक्स करने में मदद करती है। उसे ही क्या कहा गया है, कंडरा कहा गया है। ये हो गया इसका पहला जोन, जहाँ बात करते हैं हम उसकी परिभाषा के बारे में। अब आते हैं दूसरा, संख्या कितना है। तो हमने कल पढ़ लिया था, पहले क्लास में देख चुके हैं कि कंडरा कितनी है, 16। कैसे है, हाथ में 4, पैर में 4, ग्रीवा और हृदय में 4, पृष्ठ और श्रोणी में मिलाकर 4, तो 4 4 16, 4 चौक 16, 4 4 है प्रत्येक। तो कंडरा की संख्या कितनी है, 16 है। कैसे कह रहे हैं, हाथ में, एक हाथ में 2, दूसरे हाथ में 2, दोनों अपर लिम्ब मिला के 4। फिर लोअर लिम्ब, एक पैर में 2, दूसरे पैर में 2, तो दोनों लोअर लिम्ब में मिलाकर कितना हो गया, 4 और 4 8। फिर ग्रीवा और हृदय, यहाँ पर की जो कंडरा है वो हो जाएगी 4, और पृष्ठ, बैक और श्रोणी, ये पेल्विक रीजन, तो वहाँ की जो है वहाँ पर कंडरा कितनी है, 4। तो कुल मिलाकर कितनी कंडरा हो जाएंगी, 16, ठीक है। इसका श्लोक याद करना बहुत जरूरी है। हस्तयो, हस्त, पैर, ग्रीवा, हृदय, पृष्ठ और श्रोणी में 4, ये हो गई इसकी संख्या। क्लियर हुआ। अब उसके बाद आचार्य सुश्रुत यहाँ प्ररोह के बारे में बात करते हैं। प्ररोह का मतलब होता है उसका एंडिंग,
या उसका अपेंडेजेस, क्लियर, एंडिंग या अपेंडेजेस। तो वो क्या कहते हैं कि जो हाथ और पैर का जो कंडराएं हैं उनका प्ररोह यानी उसका एंड पार्ट जो एंडिंग्स, ये प्ररोह कहाँ पर आता है, नख में आता है, नख में। वो आगे लिखते हैं श्लोक में, प्ररोह के बारे में बात करते हैं महर्षि सुश्रुत। क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हाथ और पैर की जो कंडराएं हैं उनका प्ररोह यानी कि उनके एंडिंग्स कहाँ होते हैं, नाखून में होते हैं। जैसे हाथ है तो हाथ की पूरी जो कंडराएं हैं उनका प्ररोह कहाँ होगा, नख में, नाखून में होगा। एंडिंग है अपेंडेजेस से। जिस तरीके से फोर आर्म या मैं कहूँ आर्म और फोर आर्म, तो फोर आर्म की मसल्स तो यहीं बोन में अटैच हो जाती है आर्म की, जबकि फोर आर्म की जो मसल्स है वो लिगामेंट बनाती है, टेंडॉन बनाती हुई आकर आपके मेटाटार्सल्स में जाकर, फेलेंजेस में जाकर अटैच होती है ना लिगामेंट्स। तो इस तरीके से हम जो लिगामेंट जब फेलेंजेस में जाकर अटैच होती है, उसका इंसर्शन होता है, तो उससे उसकी अग्रप्ररोह हम उसको कह सकते हैं, अग्रप्ररोह की तुलना उससे की जा सकती है। ठीक है, तो हाथ का तो समझ में आ गया। ऐसी पैर में भी होगा लोअर लिम्ब, तो लोअर लिम्ब में भी जो लिगामेंट्स होंगी, है ना, जैसे कि लेग की जो लिगामेंट्स है वो लिगामेंट बनाएगी और अल्टीमेटली जाते हुए पैर में जो है वो उनके मेटाटार्सल, टार्सल से होते हुए आगे बढ़ेगी और टोज और बाकी जो फिंगर्स में जाकर अटैच हो जाएंगे। तो ये भी समझ में आ गया। तो यहाँ से तो लिगामेंट हो जाता है। अब आते हैं ग्रीवा और हृदय। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो ग्रीवा और हृदय है तो इसकी जो कंडराएँ होती है उसका प्ररोह, अग्र प्ररोह कहाँ पर है, मेड्र में, सिस्टम में है। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। उनका कहना है कि जो ग्रीवा की कंडराएं हैं हृदय में, जहाँ चार दोनों को सम्मिलित रूप से मिलाकर चार कंडराएं हैं, उनका अग्र प्ररोह कहाँ है, मेड्र या सिस्टम में है। तो एक्चुअली यहाँ पर पेनिस के बारे में बात नहीं हो रही है, एक्चुअली यहाँ पर रीजन के बारे में बात हो रही है कि वो कह रहे हैं कि जो जेनाइटल रीजन है उस तरफ जाएगी उसकी कंडरा, जेनाइटल रीजन की तरफ उसकी कंडरा जाएगी। ठीक है, तो अगर मॉडर्न के कॉन्सेप्ट से देखा जाए तो शायद इसे जस्टिफाई करना थोड़ा सा टफ है, शायद मैं उसे जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, या कुछ हो सकता है दूसरा कुछ कॉन्सेप्ट हो। लेकिन आप सोचिए कि वो कह रहे हैं कि ग्रीवा और हृदय की कंडरा, तो डेफिनेटली यहाँ की जो मसल्स है, लेटिज्मा मसल्स है या नेक की जो मसल्स है, हार्ट के पास पेक्टोरिस जो मसल्स है, तो पेक्टोरिस मसल्स तो जाकर स्टर्नम और अभी स्टर्नम पर है और आगे की तरफ ह्यूमरस में जाकर अटैच हो जाती है, तो वो नीचे की तरफ तो पेनिस की तरफ तो जाती नहीं है। तो जो एब्डोमेन्स की मसल्स है वो एपोनेुरोसिस बनाती है, उसका एपोनेुरोसिस का टेंडॉन नीचे की तरफ जाता है, जेनाइटल रीजन की तरफ जाएगा, तो वो एपोनेुरोसिस है, टेंडॉन भी नहीं है। तो यहाँ इसको जस्टिफाई करना थोड़ा सा टफ है। आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि ग्रीवा और हृदय के जो प्ररोह हैं वो किस तरफ जाते हैं, मेड्र सिस्टम की तरफ जाते हैं। तो एक्चुअली मेड्र सिस्टम ना होकर उसका जेनाइटल रीजन होना चाहिए कि उस क्षेत्र की तरफ वो जाते हैं। अब आते हैं पृष्ठ और श्रोणी। तो जो पृष्ठ और श्रोणी के अग्र प्ररोह हैं, उनके एंडिंग्स या अपेंडेजेस हैं, वो जाते हैं कहाँ पर, नितंब में, ग्लूटियल रीजन में जाते हैं। हाँ, ये ठीक है कि जो है वो बैक साइड, ये बैक साइड वर्टिब्रल कॉलम, बैक साइड की जो और ग्लूटियल रीजन की जो मसल्स है वो नीचे उतरेगी और बटक्स तक जाएगी, नितंब प्रदेश में जाते हैं। इस तरीके से कह रहे हैं, उनके अग्र प्ररोह के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हो गया अग्र प्ररोह, प्ररोह या अग्र प्ररोह। इट इज़ अ एंडिंग और अपेंडेजेस पार्ट ऑफ द मसल अकॉर्डिंग टू द वर्ड। क्लियर? ये हो गया आपका कंडरा। कंडरा की तुलना किससे की जा सकती है, टेंडॉन से की जा सकती है। व्हाट इज टेंडॉन? टेंडॉन इज द नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल कॉर्ड लाइक पार्ट ऑफ द मसल, that will be the known as tendon, and tendon can be correlated with the कंडरा, can be, डेफिनेटली नहीं कह सकते हैं कि हाँ यही होगा, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने व्याख्या की है, जिस तरीके से वो स्थिति बताते हैं, उसके हिसाब से क्या हो सकता है, टेंडॉन हो सकता है। वापस एक बार रिपीट करें, कंडरा क्या है? भाव प्रकाश का श्लोक, महत्य स्नायवा प्रोक्ता कंडरास्तु षोडशः। बड़ी यानी कि महत्ती यानी कि बड़ी स्नायुओं को कंडरा कहा गया, कंडरा की संख्या 16 है। आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं? सुश्रुताचार्य 5वें अध्याय 39वां श्लोक में कहते हैं कि वृत्तास्तु कंडरा, जो वृत्त वाली स्नायु है वो कंडरा कहलाती है। व्याख्या, आचार्य सुश्रुत के मतानुसार वृत्त स्नायु को कंडरा कहा गया है और ये वृत्त स्नायु मुख्य रूप से शाखाओं में और संधियों में पाया जाता है और इन अंगों के संकोच और विस्तार में मदद करता है। संख्या 16, हाथ में 4, पैर में 4, ग्रीवा और हृदय में 4, श्रोणी और पृष्ठ में 4। इस प्रकार कंडरा की संख्या 16 कही गई है। महर्षि सुश्रुत कंडरा के वर्णन के साथ साथ अग्र प्ररोह के बारे में भी वर्णन करते हैं। वर्णन करते हुए आचार्य महर्षि सुश्रुत लिखते हैं कि हाथ और पैर की अग्र कंडराओं के अग्र प्ररोह नख में समाविष्ट होते हैं, ग्रीवा और हृदय के अग्र प्ररोह मेड्र में समाविष्ट होते हैं, जबकि पृष्ठ और श्रोणी के अग्र प्ररोह नितंब में समाविष्ट हो सकते हैं। आधुनिक मतानुसार तुलना करने पर कंडरा की तुलना किससे की जा सकती है? टेंडॉन से की जा सकती है। टेंडॉन क्या है? एक नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल कॉर्ड लाइक पार्ट है मसल का,
वहीं अग्रप्ररोह की तुलना एंडिंग पार्ट्स या उसके अपेंडेजेस से की जा सकती है कि जिस तरीके से हाथ और पैर में मसल्स जो है वो लिगामेंट बनाएंगे, लिगामेंट टेंडॉन बनाता है और जो टेंडॉन है वो जाकर फेलेंजेस में और टोज में जाकर अटैच हो जाते हैं, उसका इंसर्शन हो जाता है, तो इससे तुलना की जा सकती है। परंतु ग्रीवा और हृदय और की तुलना करने पर, उनके अग्रप्ररोह की तुलना करने पर वो समाविष्ट यानी कि किस तरीके से वो इंसर्ट होती है उसे जस्टिफाई करना, उसे स्पष्ट करना संभव प्रतीत नहीं होता है। वहीं श्रोणी और पृष्ठ की जो मसल्स है वो ग्लूटियल रीजन नितंब पृष्ठ पर आती है, तो हाँ यहाँ पर कहा जा सकता है कि जो मसल्स के इन पार्ट हैं वो ग्लूटियल रीजन नितंब पृष्ठ पर आ रहे हैं, तो इस तरीके से वहाँ वो समाविष्ट होते हैं। इस तरीके से आपको कंडरा लिखना है, ठीक है। तो आपको क्या क्या पॉइंट आ जाएगा, कंडरा की परिभाषा लिखना है, कंडरा की संख्या लिखना है, कंडरा का अग्रप्ररोह लिखना है और इसकी आधुनिक मतानुसार तुलना लिखनी है, तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये हो गया शॉर्ट नोट्स का एक पैटर्न। आप इस पैटर्न को फॉलो करिए, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? कंडरा के बाद अब हम बात करते हैं जाल के बारे में। तो जिस तरीके से हमने ट्रिक्स याद रखा था कि JNK जम्मू एंड कश्मीर 16 है, वैसे ही संख्या तो आपको पता होगी 16 है। तो जाल कितना है? 16 है। ये अभी आपको शॉर्ट नोट्स में पूछा है, ठीक है, जाल 16। तो अगर आपको श्लोक याद रहता है तो वेल एंड गुड, श्लोक याद नहीं होता है तो देखिए धीरे धीरे याद करते हैं। जाल क्या बोल रहा है? जाल यानी कि आपस में जब कोई चीज़ें आपस में एक दूसरे से मिल जाएगी, जालीदार संरचना बनाएगी तो उसे जाल कहेंगे। तो क्या कहते हैं? जाल की संख्या 16, हम ये पढ़ चुके हैं। मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, कैसे याद रखे थे? MSA माशा, मांस, सिरा, स्नायु और अस्थि, 4 4 4 4। यहाँ तक हमने पढ़ा, इसकी संख्या पढ़ ली। अब हम बात करते हैं कि ये जाल कहाँ आश्रित होता है। तो दो शब्द आपको पता है, मणिबंध यानी कि रिस्ट ज्वाइंट और गुल्फ यानी कि एंकल ज्वाइंट। दो ज्वाइंट है, मणिबंध और गुल्फ। मणिबंध यानी कि रिस्ट ज्वाइंट और गुल्फ यानी कि एंकल ज्वाइंट। तो ये जो जाल है वो कहाँ आश्रित होते हैं? ये जो जाल है वो दो जगह आश्रित होंगे, मणिबंध में और गुल्फ में आश्रित होंगे। तो एक और एक मणिबंध में। तो यहाँ मांस, सिरा, स्नायु और अस्थि 4, यहाँ मांस, सिरा, स्नायु और अस्थि 4 यहाँ। तो मणिबंध में कितना हो जाएगा? 8। और गुल्फ में कितना हो जाएगा? 8। एक मणिबंध में 4, दूसरे मणिबंध में 4, एक गुल्फ में 4 और दूसरे गुल्फ में 4। इसी तरीके से है ना, मणिबंध और गुल्फ में आश्रित हो जाते हैं। तो पीजी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ, सिंपल क्वेश्चन कि जाल कितना है? JNK जम्मू कश्मीर 16 लगा लेंगे आप आंसर, कि जाल कहाँ आश्रित होते हैं, कहाँ सिचुएटेड हैं। तो जाल दो जगह सिचुएटेड है, मणिबंध यानी कि रिस्ट ज्वाइंट, गुल्फ यानी कि एंकल ज्वाइंट। ये दो जगह ये क्या होते हैं? आश्रित होते हैं प्रत्येक में। ये जाल कैसे बनते हैं? वो क्या कहते हैं? महर्षि सुश्रुत कहते हैं कि मांस, सिरा, स्नायु और अस्थि, ये मांस है, मान लीजिए ये सिरा है, ये स्नायु है और ये अस्थि। तो एक और मांस ले आता हूँ मैं, एक और सिरा ले आता हूँ मैं, एक और स्नायु ले आता हूँ मैं, एक और अस्थि ले आता हूँ। इस तरीके से मैं देखता हूँ जब कहाँ? गुल्फ और मणिबंध में, गुल्फ और मणिबंध में जब मांस, सिरा, स्नायु और अस्थि आपस में कैसे हो जाते हैं? निबद्ध, बंधे हुए होते हैं। कैसा है ये? बंधा हुआ है, आपस में एक दूसरे से बंधे हुए हैं, एक दूसरे के साथ नॉट है, बंधे हुए होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए हर एक चीज़ है वो संरचना दूसरे संरचना से जुड़ा हुआ है। आपस में तो बंधे हुए हैं पहला, दूसरा आपस में जुड़े हुए हैं। और जब ये आपस में जुड़ते हैं तो देखिए कैसा बना दिए हैं? छिद्र, छेद के जैसा बना दिए हैं छिद्र। जाल जब होगा तो सीव लाइक स्ट्रक्चर बन गया है, तो इसे उन्होंने क्या कहा? जाल कहा। ठीक है, सिंपल हुआ। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि जो जाल है वो 16 है। किसका किसका होता है? प्रत्येक के 4 4 है। मासा प्रत्येक का 4, मांस 4, सिरा 4, स्नायु 4 और अस्थि 4। तो जब मांस, सिरा, स्नायु और अस्थि प्रत्येक कितने हैं? 4 4 है। यहाँ तक पहला लाइन याद हुआ कि जाल में मांस, सिरा, स्नायु और अस्थि प्रत्येक कितने हैं? 4 4 4 4। अब श्लोक देखिए, मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि। देखिए मांस, सिरा, स्नायु अस्थि यानी कि अस्थि जालानी जाल में प्रत्येक चत्वारी चत्वारी, प्रत्येक 4 4 होते हैं। ये हो गया पहला लाइन। ये श्लोक का पहला लाइन है। क्या क्या? मांस, शिरा, स्नायु अस्थि प्रत्येक जालानी, प्रत्येक चत्वारी चत्वारी तानी। कि जाल में मांस, शिरा, स्नायु और अस्थि प्रत्येक कितने होते हैं? 4 4 होते हैं। मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि जालानी प्रत्येक चत्वारी चत्वारी तानी। ये हो गया पहला श्लोक। अब मैंने क्या कहा?
ये जो जाल है वो कहाँ पर आश्रित है? मणिबंध और गुल्फ में आश्रित है। मणिबंध मतलब रिस्ट ज्वाइंट और गुल्फ मतलब एंकल ज्वाइंट। तो ये कहाँ आश्रित है? मणिबंध और गुल्फ में। मैंने कहा कि पीजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्लोक का दूसरा लाइन, मणिबंध गुल्फ संसृतानि, कि मणिबंध और गुल्फ में आश्रित होते हैं, मतलब ये कहाँ पाए जाते हैं? मणिबंध और गुल्फ में पाए जाते हैं। ये हो गया श्लोक का दूसरा लाइन। अब यहाँ पर आते हैं श्लोक का नीचे लाइन, ठीक है। मणिबंध गुल्फ संश्रितानि परस्पर निबद्धानि, आपस में एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, है एक दूसरे के साथ। मांस शिरा स्नायु अस्थि आपस में एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। परस्पर निबद्धानि, परस्पर संश्लिष्टानि, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है। परस्पर गवाक्षितानि, गवाक्षित होने का मतलब दो अर्थ होता है कि जब ये इस तरीके से एक दूसरे से निबद्ध होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, बंधे हुए होते हैं, तो ये आपस में मिलकर गवाक्षित होना मतलब दो अर्थ है। या तो वो छिद्र के जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं या तो ढक लेते हैं। तो जहाँ यहाँ पर अगर देखा जाए गवाक्षित होने का, तो बेहतर शब्द होता है छिद्र के जैसा संरचना बनाना। हाँ, तो कैसे हैं? परस्पर गवाक्षितानि, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और गवाक्षित हो जाते हैं, मतलब छिद्र के समान संरचना बना लेते हैं। चेति, उसे ही क्या कहा जाता है? जाल कहा जाता है। ये गवाक्षितम इदम शरीरम च, और ये शरीर को गवाक्षित करते हैं। अब यहाँ पर गवाक्षित करने का मतलब होगा ऑक्युपाई करते हैं। तो पूरे बॉडी को ऑक्युपाई नहीं करता है जाल। कहा ही है कि कहाँ आश्रित है? मणिबंध और गुल्फ में आश्रित है। कहने का मतलब है कि शरीर में मणिबंध और गुल्फ को गवाक्षित करते हैं, मतलब ढके हुए होते हैं। क्लियर हुआ? अब देखिए, श्लोक को अगर आप तोड़ देंगे ना इस तरीके से ट्रिक के साथ, तो आपको श्लोक याद बहुत ईजी हो जाएगा। अगर आप श्लोक लिख दिए, आपको 5 में 5 मिलेगा। अगर जाल आया, अगर आप श्लोक लिखते हैं तो डेफिनेटली आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। याद करना बहुत ईजी है। मांस शिरा स्नायव अस्थि जालानि प्रत्येक चत्वारि चत्वारि तानि। क्लियर हुआ? कहाँ आश्रित है? मणिबंध गुल्फ संसृष्टानि। कैसा है? तीन कैरेक्टर बताया है। परस्पर निबद्धानि, परस्पर संश्लिष्टानि, परस्पर गवाक्षितानि। यहाँ तक हुआ। चेति, उसे जाल कहा गया है। और ये कैसे हैं? ये गवाक्षितम इदम शरीरम च, ये गवाक्षितम इदम शरीरम च, ये शरीर को गवाक्षित करते हैं, ढके हुए होते हैं। तो ये हो गया जाल। अब इसको मॉडर्न के साथ अगर मैं तुलना करूं, तो मॉडर्न के साथ तुलना करेंगे तो आप देख रहे हैं कि मणिबंध यानी कि रिस्ट ज्वाइंट और गुल्फ यानी कि एंकल ज्वाइंट पे ऐसा कोई स्ट्रक्चर जहाँ मांस शिरा स्नायु और अस्थि आपस में मिल जाए, तो वो कहलाता है उसका रेटिनाकुलम। ये पूछा है एग्जाम में अभी। रेटिनाकुलम क्या है? तो रिस्ट ज्वाइंट के पास फ्लेक्सर में होगा तो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, एक्सटेंसर में होगा तो एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। वैसे ही आप जाएंगे एंकल में तो वहाँ पर भी आपको रेटिनाकुलम मिलेगा, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम और एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। तो जाल की तुलना किससे की जा सकती है? रेटिनाकुलम से की जा सकती है। रेटिनाकुलम क्या है? रेटिनाकुलम एक अरेंजमेंट है। किसका अरेंजमेंट है? मसल्स का। किसका अरेंजमेंट है? लिगामेंट का, टेंडॉन का, नर्व्स का। किसके ऊपर, कहाँ पर होगा ये? तो डेफिनेटली ज्वाइंट्स या बोन के ऊपर होगा। कहाँ होगा? दो जगहों पर मिलेगा, एंकल में मिलेगा और रिस्ट ज्वाइंट में मिलेगा। क्लियर हुआ कि मॉडर्न के साथ अगर हम इसकी तुलना किए जाए, जाल की तुलना अगर हम आधुनिक मतानुसार मॉडर्न के हिसाब से करें, तो इसकी तुलना रेटिनाकुलम या नेटवर्क से की जा सकती है, या मैं कहूँ प्लेक्सस से भी इसकी तुलना की जा सकती है। जैसे ब्रेकियल प्लेक्सस, ब्रेकियल प्लेक्सस से भी इसकी तुलना कर सकते हैं, लेकिन बेटर जो कोरिलेशन है वो है रेटिनाकुलम। फ्लेक्सर रेटिनाकुलम तो डेफिनेटली आपको रिस्ट ज्वाइंट में भी फ्लेक्सर और एक्सटेंसर रेटिनाकुलम मिल जाएगा, वैसे एंकल में मिल जाएगा। तो जाल की तुलना अगर देखी जाए, जो बेहतर जो उसका कोरिलेशन है वो रेटिनाकुलम है। एंड व्हाट इज रेटिनाकुलम? रेटिनाकुलम इज अ अरेंजमेंट ऑफ मसल्स, लिगामेंट, टेंडॉन, नर्व्स एंड फाइबर्स। कहाँ? एट द ज्वाइंट ऑफ बोन। कहाँ पर? एक्चुअली वो ज्वाइंट्स पे ही होगा, ज्वाइंट पे ही होगा। जैसे यहाँ रिस्ट ज्वाइंट है, नीचे की तरफ एंकल ज्वाइंट। तो ये हो गया आपका क्या? जाल। इसको आपको रेटिनाकुलम को पूछा है, तो अगर आप रेटिनाकुलम लिख दिए तो ये डेफिनेशन लिख दीजिए कि रेटिनाकुलम इज अ अरेंजमेंट ऑफ मसल्स, लिगामेंट, टेंडॉन्स एंड फाइबर एट द स्पेसिफिक पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, रिस्ट ज्वाइंट में फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, एक्सटेंसर रेटिनाकुलम, एंड द टार्सल फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर रेटिनाकुलम ऑफ द एंकल ज्वाइंट या टार्सल। हो गया क्लियर? तो ये हो गया आपका क्या? जाल। जाल कितनी है? 16। मांस शिरा, आप मेरे साथ श्लोक रिपीट करते जाइए। मांस शिरा स्नायव अस्थि प्रजालानि प्रत्येक चत्वारि चत्वारि तानि। पहला लाइन। दूसरा लाइन, मणिबंध गुल्फ संश्रितानि। 3 करेक्टर। परस्पर निबद्धानि,
परस्पर संश्लिष्टानि, परस्पर गवाक्षितानि, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। गवाक्षितानि चेति, ये गवाक्षितम मिदम शरीरम च इति, कहाँ शुश्रूषार्य 5वां अध्याय और 11वां श्लोक। तो ये हो गया आपका क्या, जाल। जाल की तुलना किससे की है, रेटिनाकुलम, या इसमें आप प्लेक्सस से भी इसकी तुलना कर सकते हैं, दोनों से, रेटिनाकुलम और प्लेक्सस। एंड व्हाट इज रेटिनाकुलम? रेटिनाकुलम इज an arrangement of the muscles, ligament, tendon, nerves and fibers. For example, flexor and extensor retinaculum and wrist joint and ankle joint. Clear हुआ यहाँ तक? ये हो गया आपका सेकेंड, विच इज अ जाल। अब हम बात करते हैं कुर्च के बारे में। तो कुर्च जो है वो ब्रश लाइक स्ट्रक्चर, तो जब बॉडी में ब्रश लाइक स्ट्रक्चर कहीं पर आपको दिखाई देगा, खासकर एनाटॉमी में, तो वो क्या कहलाएगा, कुर्च कहलाएगा। तो उसकी परिभाषा सबसे पहले हम लिखेंगे कि सट कुर्चाह, कुर्च कितने हैं, 6। सट कुर्चाते, कुर्च कितने होते हैं, 6 होते हैं। पहला लाइन क्लियर, कुर्च होते हैं 6। हमने कैसे पढ़ा था, हाथ में 2, पैर में 2, ग्रीवा में 1 और मिड्र में 1। मिड्र किस लिए कहा गया है, पेनिस के लिए कहा गया। तो आपको पेनिस के बहुत सारे पर्याय मिल गए। मिड्र मिल गया, एक शिश्न मिल गया, सेफ मिल गया। मिड्र, शिश्न, सेफ। तो हाथ और पैर में 2-2, जो जोड़ी में है वो, जो पेयर में है वो 2-2, 2 हाथ तो 2 पैर तो 2, ग्रीवा 1 और मिड्र 1। तो कितना हो गया, कुर्च कितने हैं, 6 हैं। सट कुर्चाते, कुर्च कितने हो गए, 6 हो गए। कहाँ कहाँ है, हाथ में है, पैर में है, ग्रीवा और मिड्र में। हस्त, पाद, ग्रीवा, मिड्रेसु। कहाँ कहाँ है कुर्च, हाथ में, पैर में, ग्रीवा और मिड्र में है। हाथ में है, पैर में है, ग्रीवा और मिड्र में। ये हो गया श्लोक का दूसरा लाइन। पहला लाइन कितना हो गया, सट कुर्चाते, कुर्च कितने हैं, 6 हैं। सट कुर्चाते कहाँ कहाँ है, हस्त, पाद, ग्रीवा, मिड्रेसु। हाथ में, पैर में, ग्रीवा यानी कि नेक में, मिड्र यानी कि पेनिस में। अब उसके बाद श्लोक में क्या कहा गया, कितने हैं, हस्तयो 2, हाथ में 2, पादयो 2, पैर में, पाद में 2, ग्रीवा और मिड्र में 1-1 है। ग्रीवा मिड्रयो 1-1, ग्रीवा और मिड्र में 1-1 है। ग्रीवा मिड्रयो 1-1। श्लोक बहुत ईजी है। तो शुश्रूषार्य 5/12 का श्लोक है। देखिए, अगर आप श्लोक को टफ समझेंगे तो आपको टफ लगेगा, अगर आप उसको तोड़ देंगे, ट्रिक्स बना लेंगे, समझ लेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। देखिए, श्लोक बहुत ईजी है। कुर्च कितने हैं, 6। सट कुर्चाते कहाँ कहाँ है, पहले बताया संख्या। सट कुर्चाते कहाँ कहाँ है, हस्त, पाद, ग्रीवा, मिड्रेसु। अब कितना है, हस्तयो 2, पादयो 2, ग्रीवा और मिड्र में 1-1, ग्रीवा मिड्रयो 1-1। तो ग्रीवा और मिड्र में कितना हो गया, 1-1 हो गया। तो 2, 2, 4, 5 और 6 हो गए। तो ये हो गए इसकी परिभाषा कि सट कुर्चाहते हस्त, पाद, ग्रीवा, मिड्रेशु। हस्तयो 2, पादयो 2, ग्रीवा मिड्रयो 1-1। अब आते हैं भास्कर गोविंद घाणेकर। भास्कर गोविंद घाणेकर टीकाकार है, सुश्रुत के सारे स्थान पर उन्होंने टीका लिखी है कि वो कहते हैं कि मांसपेशी, सिरा, स्नायु, अस्थि और ये यहाँ पर आपस में जहाँ मिलते हैं, और कुर्च शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ब्रश लाइक स्ट्रक्चर, ब्रश के समान जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कुर्च कहते हैं। तो शरीर पे जहाँ हाथ, पैर, ग्रीवा, मिड्र में मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि आपस में मिलते हैं और ब्रश के समान, कूची के समान जो संरचना बना देते हैं, कुर्च का हिंदी में कहा जाता है कूची, जिससे पेंटिंग करते हैं। तो जहाँ पर कूची के समान यानी कि ब्रश लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कुर्च कहते हैं। तो स्थान कहाँ हो जाएगा, हस्तयो 2, पादयो 2, ग्रीवा मिड्रयो 1-1। भास्कर गोविंद घाणेकर क्या कहते हैं कि इन स्थान पर जब मांसपेशी, सिरा, स्नायु, अस्थियां आपस में मिलती है और मिलने के बाद कूची के समान यानी कि ब्रश के समान जब स्ट्रक्चर बना लेती है तो उसे हम क्या कहते हैं, कुर्च कहते हैं। अब आधुनिक मतानुसार इसकी तुलना की जाए तो हाथ में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है कि जो ब्रश के लाइक स्ट्रक्चर के जैसा दिखाई देता होगा। तो यहाँ पर तो रेटिनाकुलम है, रेटिनाकुलम तो जाल बोल दिए, ऊपर तो ऐसा कुछ ब्रश लाइक स्ट्रक्चर है नहीं, मसल्स है और उसकी लिगामेंट्स है। तो आप देखेंगे कि जब 4 आर्म की लिगामेंट आएगी यहाँ पर तो ऐसे फैल जाती है और ब्रश लाइक स्ट्रक्चर बनाती है पामर में, पामर सरफेस में, तो वो कहलाएगी उसकी पामर एपोन्यूरोसिस। तो अगर मैं हाथ में इसकी तुलना करूं तो मैं तुलना कर सकता हूं पामर एपोन्यूरोसिस से, यहाँ पर ब्रश लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है तो कहलाएगा पामर एपोन्यूरोसिस। हाथ में 2, दोनों हाथ में 2, पैर में 2। तो जिस तरीके से पामर एपोन्यूरोसिस है वैसे ही पैर में लिगामेंट जो है वो ब्रश लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, फैल जाती है, एपोन्यूरोसिस बनाएगी। क्योंकि पैर में है तो प्लांटर सरफेस में तो कहलाएगी प्लांटर एपोन्यूरोसिस। तो हाथ में कुर्च क्या है, पामर एपोन्यूरोसिस। पैर में कुर्च क्या है, प्लांटर एपोन्यूरोसिस। ग्रीवा में
नकल लाइन, उससे तुलना की जा सकती है। और मिड रे में जो कार्पस स्पॉन्जियोसम एंड कैवर्नस जो स्पॉन्जियोसम है उससे किसकी तुलना की जा सकती है, कुर्च से उसकी तुलना की जा सकती है। ये हो गया आपका कुर्च। कैसे लिखेंगे कुर्च? परिभाषा सिंपल है, सट कुर्चाहते हस्तपाद ग्रीवा मेड्रेसु, हस्तियोदो पाद्योदो ग्रीवा मेड्रियो एक एक। कुर्च की संख्या 4 है। ये कुर्च हाथ पैर ग्रीवा मेड्रे में पाए जाते हैं। संख्या हाथ में 2, पैर में 2, ग्रीवा में 1, मेड्रे में। व्याख्या कि शरीर में हाथ पैर ग्रीवा और मेड्रे में जो कुची के समान संरचनाएं पाई जाती है उसे कुर्च कहा जाता है। भास्कर गोविंद घाणेकर के मतानुसार कि शरीर में जहां मांस सिरा स्नायु अस्थि आपस में मिलकर कुची के समान संरचनाएं बना लेती है उसे कुर्च कहा जाता है। आधुनिक मतानुसार तुलना नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। संख्या के बाद व्याख्या, व्याख्या के बाद आधुनिक मतानुसार तुलना कि हाथ में कुची के समान कुर्च की जब तुलना की जाएगी तो पामर एपोन्यूरेसिस, पैर में तुलना की जाएगी तो प्लांटर एपोन्यूरेसिस, गले में तुलना की जाएगी तो न्यूकल लाइन, और मिड रेमिस की तुलना की जाएगी किससे? तो मिड रेमिस की तुलना की जा सकती है कार्पस एंड स्पॉन्जियोसम से, कार्पस एंड कैवर्नस स्पॉन्जियोसम से तुलना की जा सकती है। ये हो गया आपका कुर्च। देखिए आपको लिखना कैसे है, सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखिए, फिर उसकी संख्या लिखिए, फिर हमने जो इसके बारे में पढ़ा इसकी व्याख्या लिखे और भास्कर गोविंद घाणेकर की परिभाषा लिखे और आधुनिक मतानुसार तुलना लिख दीजिए। इस तरीके से अगर आप पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये हो गया आपका कुर्च। समझ में आया यहाँ तक? चलिए तो परिभाषा शारीर का जो लास्ट है बचा हुआ हिस्सा उसे हम बात करते हैं रज्जु के बारे में। तो सामान्य अर्थ पर रज्जु जो है वो किसके लिए प्रयुक्त होता है? रस्सी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं उसकी परिभाषा में? महत्यो मांस रज्वश्चस्त्र, महत्यो मांस रज्वश्चस्त्र। तो रज्जु जो कैसी है? बड़ी है। रज्जु कैसी होगी? बड़ी होती है। तो पहला लाइन का हो गया कि जो बड़ी मांस रज्जुएं हैं वो कितनी है संख्या में? 4। महत्यो मांस रज्वश्चस्त्र, बड़ी जो मांस रज्जुएं हैं वो संख्या में 4 है। पृष्ठवंशम उभयतः, पृष्ठवंश के दोनों तरफ पाई जाती है, मतलब वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ, राइट तरफ भी और लेफ्ट तरफ भी। पृष्ठवंशम उभयतः वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ पाई जाती है। पेशी निबंधनार्थे, पेशियों को बांधने के काम आती है। कहने का मतलब ये है कि वर्टिब्रल कॉलम्स के दोनों तरफ जो मसल्स हैं उसको बांधने के लिए जो रस्सी होगी उस बड़ी रस्सियों को, उस महती रस्सी को क्या कहा जाता है? रज्जु कहा जाता है। पेशी निबंधनार्थे, पेशी को बांधने के लिए। तो इसको आपको समझ में आ गया किसके बारे में बात कर रहे हैं कि वर्टिब्रल कॉलम्स के दोनों तरफ जो पेशियां होती है उस पेशी को निबंधनार्थे मतलब बांधने के लिए 4 बड़ी रज्जुएं होती है या 4 बड़ी मांस रज्जुएं होती है। ठीक है, कैसे होती है? तो पृष्ठवंश के दोनों तरफ 2 अंदर की तरफ, 2 बाहर की तरफ। बाह्य कितना? 2, अंदर कितना? 2। तो कैसे हो जाएगा? द्वे बाह्य, बाहर में 2 और अभ्यंतरे च द्वे, और अंदर की तरफ 2 होती है। ये हो गई इसकी परिभाषा। क्या देखते हैं? महत्यो मांस रज्वश्चस्त्र, बड़ी मांस रज्जुएं 4 होती है। कहाँ होती है? पृष्ठवंशम उभयतः, क्या करती है? पेशी निबंधनार्थे, पेशी को बांधती है। कि पृष्ठवंश यानी कि वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ होती है, पेशी को बांधने के काम आती है। संख्या में कितनी होती है? बाह्य च द्वे, द्वे बाह्य, बाहर की तरफ 2, अभ्यंतरे च द्वे, बाहर में 2 और अभ्यंतर में 2 होती है। अगर इसकी तुलना की जाए तो भास्कर गोविंद घाणेकर जी लिखते हैं कि ऐसी पेशियां जिनमें तंतु के समान रचना पाई जाती है, फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर्स पाया जाएगा, पाया तो सब में जाएगा, लेकिन ऐसी मसल्स का वो हिस्सा जहां पर फाइब्रस ज़्यादा पाए जाते हैं, तंतु के समान रचना प्रमुखता से दिखाई देती है, उसे क्या कहा जाता है? मांस रज्जु कहा जाता है। मतलब मसल्स का फाइब्रस बेंड अगर प्रोमिनेंट हो जाए वो क्या कहलाएगा? मांस रज्जु कहलाएगा। ठीक है, लॉन्गिसिमस स्पाइनलिस, कॉस्टलिस मसल से इसकी तुलना की जा सकती है। यहाँ तक हुआ आपका एक टॉपिक कंप्लीट, दैट इज अ परिभाषा शारीर। परिभाषा शारीर शॉर्ट नोट्स का जोन है। अगर आपको किसी एक को पूछता है, किसी को भी पूछा, सेवनी पूछा, तो आपको सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखनी है, फिर उसकी संख्या लिखनी है, उसके बारे में उसकी व्याख्या लिखनी है और आधुनिक मतानुसार से तुलना करनी है। ये 4 पॉइंट्स अगर आप लिखते हैं, अगर वहाँ पर डायग्राम की नीड है, जैसे सेवनी में हमने डायग्राम के बारे में पढ़ा, तो जहाँ पर डायग्राम की नीड है अगर आप डायग्राम बनाते हैं तो डेफिनेटली आपको शॉर्ट नोट्स में पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको पॉइंट्स को फॉलो करना है, मैटर को फॉलो करना है, श्लोक लिखना है और आधुनिक मतानुसार इसकी तुलना किससे की गई है ये जरूर लिखें। तो डेफिनेटली आपको दूसरों से काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्ट नोट्स का कंप्लीट होता है, दैट इज़ अ परिभाषा शारीर। थैंक यू वेरी मच।